आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। एक और नई कहानी के साथ, और कहानी 4 नवंबर 2012 की है। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार में एक जगह है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर के पास ही एक थाना लगता है यहिया। और यहिया थाने के पास ही एक परिवार रहा करता था, और इस परिवार के जो मुखिया होते हैं वो होते हैं स्कूल टीचर अनंत राम जी। और अनंत राम जी के ऊपर एक महिला रेप का आरोप लगाती है। उसके बाद पुलिस उस महिला के कहने पर एफआईआर दर्ज करती है, और एफआईआर दर्ज करने के बाद अनंत राम जी को उठा के जेल में बंद कर देती है। उसके बाद मास्टर जी का परिवार परेशान होता है और उन्हें एक वकील की ज़रूरत होती है। फिर वो एक परिवार वकील से मिलते हैं, और मिलने के बाद उन्हें अपने सारा केस के बारे में बताते हैं। और वकील साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं पहले थोड़ा सा केस को पढ़ लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मैं आपका केस लड़ूंगा या नहीं। और वकील साहब का नाम होता है SK झा। उसके बाद वकील साहब केस को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, और पढ़ने के दौरान ही वो जेल में जाते हैं। और जेल में जाने के बाद अनंत राम जी से मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुमने रेप किया है या नहीं। तो अनंत राम जी मना कर देते हैं कि मैंने रेप नहीं किया। तो वकील साहब कहते हैं जब तुमने रेप नहीं किया तो उस महिला ने तुम्हारे ऊपर इतना संगीन आरोप क्यों लगाया। तो अब अनंत राम जी एक कहानी सुनाते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये जो महिला है जिसने मेरे ऊपर रेप का आरोप लगाया, इसके पति को मैं पहले से ही जानता हूँ, और मैंने इसको अब से कुछ टाइम पहले 1,25,000 रुपये उधार दिए थे। और ये एक टाइम देने के बावजूद भी ये पैसे बार बार मैं इसे टोक रहा था, और ये पैसे लौटा नहीं रहा था। और जब काफ़ी दिन हो गए तो मैंने इसे एक दिन ये कह दिया कि अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट कर दूँगा। और उसके बाद ही उसी शाम को पुलिस मेरे पास आई, और आने के बाद उन्होंने मेरे से कहा कि आपके खिलाफ़ FIR है रेप की, और उस महिला ने की है। उसके बाद पुलिस ने मुझे उठाया, और उठा के बिना कोर्ट में पेश किए मुझे जेल भेज दिया। उसके बाद वकील साहब आ जाते हैं, और वकील साहब आने के बाद इस केस पे काम करने का फ़ैसला करते हैं। अब वो जब इस केस को और स्टडी कर रहे थे तो स्टडी के दौरान वो महिला का जो स्टेटमेंट होता है जो उन्होंने पुलिस में दर्ज कराया था उसको पढ़ते हैं। जब उस बयान को पढ़ते हैं तो महिला अपने बयान में कहती है कि मैं 4 नवंबर 2012 की शाम को लगभग 6 बजे से 7 बजे के बीच में अपने घर पर अकेली थी, और तभी अनंत राम जी आए, और आने के बाद उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मेरा रेप किया। उसके बाद पुलिस वकील साहब उनका 164 का बयान देखते हैं मजिस्ट्रेट के सामने वाला, मगर पता लगता है कि 164 का बयान तो है ही नहीं महिला का। जबकि रेप में सबसे पहले जो मेडिकल के बाद अगर कुछ होता है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान होता है। वकील साहब चौंक जाते हैं कि महिला ने इतना बड़ा संगीन आरोप लगाया और उसके बावजूद भी उसका 164 का बयान नहीं है। फिर वो इस केस को और आगे की तरफ जब पढ़ते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये 4 नवंबर के दिन ही अनंत राम जी इनके घर पे गए थे, ये बात बिल्कुल ठीक है, मगर वो शाम को 6 से 7 बजे के बीच में नहीं गए थे, वो गए थे दोपहर 2:30 और 3 के बीच में। और जाने के बाद इनसे ये कहा कि मेरे पैसे लौटा दो, तो इस परिवार ने मना कर दिया कि पैसे अभी है नहीं, हम तुम्हें बाद में देंगे। और इसी बात को सुनकर अनंत राम ने गुस्से में ये कह दिया इस परिवार से कि अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में करूँगा। और उसके बाद ये बात सुनकर ये परिवार ने, इस महिला ने और इस महिला के पति ने और महिला के पति के कुछ दोस्तों ने मिलकर मास्टर जी को बहुत मारा, खूब पीटा, और किसी तरह मास्टर जी ने वहाँ से अपनी जान बचाई। और जान बचाने के बाद वहाँ से निकले, और निकल के उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। और फ़ोन करके जब पुलिस मौके पर पहुँची तो उन्होंने पुलिस को बताया कि इनके ऊपर मेरे 1,25,000 रुपये हैं और ये दे नहीं रहे, और इन्होंने मुझे मारा है। उसके बाद पुलिस केस दर्ज करती है, और केस दर्ज करने के बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाती है। मास्टर जी को ले जाने के बाद उनको शाम तक एडमिट रखती है, और उनके MLC वगैरह सब कराती है। अब वकील साहब सोचते हैं कि 4 नवंबर को ही पुलिस ने इनको उठाया है रेप के आरोप में, और 4 नवंबर को ही जेल में भेज दिया है, और 4 नवंबर को ही जिन पे मास्टर जी के पैसे थे उन्होंने इनके साथ मारपीट की है, और 4 नवंबर 2012 की शाम को वकील मास्टर जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो एक आदमी पुलिस की निगरानी में कैसे वो उठ के एक औरत के घर जाएगा और जाने के बाद रेप करेगा। तो वकील साहब को कुछ अटपटा लगता है। वो कहते हैं कि इस केस में कुछ कहीं ना कहीं कुछ झोल है, और इस झोल का खुलासा ही किया जाएगा जब भी कुछ हो सकता है। उसके बाद मामला लोअर कोर्ट में पहुंचता है। लगभग 6 महीने बीत जाते हैं, 2013 मई और जून आ जाता है। जब मामला लोअर कोर्ट में पहुंचता है तो वकील साहब सोचते हैं केस में तो कुछ जान ही नहीं है, केस में हो सकता है मेरा क्लाइंट आज ही छूट जाएगा। उसके बाद जब मामला लोअर कोर्ट में पहुंचता है तो पहुंचने के बाद
जज साहब पूछते हैं कि सरकारी वकील भी मौजूद है, और जो मास्टर जी की तरफ से वकील हैं SK झा जी, वो भी मौजूद हैं, सब मौजूद हैं, मगर आयो नहीं है। और इस केस के जो आयो होते हैं वो होते हैं याहिया थाने के दरोगा जी रामचंद्र। अब पुलिस पूछती है कि रामचंद्र कहाँ है, तो वहाँ एक लेडीज़ खड़ी होती है। वो जब भी कहती है कि मैं रामचंद्र की वाइफ हूँ और उनका तो इंतकाल हो गया, उनकी मौत हो चुकी है। अब जज साहब सुनते हैं तो वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, केस चलते में, या वैसे किसी मौत तो किसी की कभी भी हो सकती है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं। और वो महिला कोर्ट में एक एफिडेविट रखती है, एक डेथ सर्टिफिकेट रखती है, और कहती है कि ये मेरे पति का, दरोगा रामचंद्र का मौत का सर्टिफिकेट है। और कोर्ट उसको देखता है, और देखने के बाद उसे रख के वो कहता चलो दरोगा तो नहीं है, केस का आयु ही तो नहीं है, कोई बात नहीं, केस की कार्रवाई शुरू करो। उसके बाद कोर्ट केस की कार्रवाई शुरू होती है, और शुरू होने के बाद कोर्ट एक ही बार में उस केस को पढ़ता है, और पढ़ने के बाद उस महिला का जो बयान होता है पुलिस के सामने, वो उसे पढ़ता है। वो देखता है कि महिला ने बयान दिया है कि अनंत राम ने 4 नवंबर 2012 की शाम को 6 बजे से 7 बजे तक के बीच में मेरे घर पे मेरा रेप किया। कोई गवाह नहीं, कोई भी किसी भी तरह की जांच नहीं, और कोई 164 का बयान नहीं है। उसके बाद भी कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, और अपने फैसले में कोर्ट ये कहता है कि मास्टर, ये साबित होता है कि बयान के आधार पर कि मास्टर ने इस महिला का रेप किया है, और इस वजह से इनको 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और ये बात सुन के वकील साहब जो होते हैं SK झा, वो सन रह जाते हैं कि जिस केस को मैं इतना लाइटली ले रहा था, इतना हल्का समझ रहा था, उस केस में पहली उसमें मेरे क्लाइंट को 7 साल की सज़ा सुना दी। उसके बाद अनंत राम जी को जेल भेज दिया जाता है। अब जेल भेजने के बाद SK झा कोर्ट में ही होते हैं, और वो इस बात को लेकर इतने गुस्से में होते हैं, इतने परेशान होते हैं कि किसी भी तरह की कोई जांच नहीं हुई, और जांच ना होने के बावजूद भी मेरे क्लाइंट को जेल भेज दिया, वो भी एक लंबे टाइम के लिए। उसके बाद झा जी वहीं कोर्ट में खड़े होकर अपनी एक प्रतिज्ञा लेते हैं, और वो जनेऊ पहनते थे, जनेऊधारी होते हैं वो, और अपनी जनेऊ उतार देते हैं, और वो सबके सामने वहाँ अपने साथियों के सामने कोर्ट में कसम खाते हैं कि जब तक मैं अपने क्लाइंट अनंत राम को बाइज्जत बरी ना करा दूँ, जब तक मैं इस जनेऊ को पहनूंगा नहीं, इसको अपनाऊंगा नहीं। और उसके बाद अब वो इस केस के पीछे लग जाते हैं पूरी तरीके से। और अब कसम तो उन्होंने खा ली, अब मगर अब इसको कसम को पूरी कैसे किया जाए, तो शुरुआत कहाँ से की जाए, अब वो इसके बारे में बातचीत करते हैं। अब वो जब बातचीत करते हैं और लोगों से, बातचीत के दौरान ही वो सबसे पहले दरोगा जो होता है IO इन्वेस्टिगेशन याहिया थाने का, वो उसके बारे में पता करते हैं। तो वो सोचते हैं कि हो सकता है कि रामचंद्र दरोगा जो है वो IO कोई और हो, थाने में इस नाम का कोई और हो, उसकी बीवी के मुताबिक तो वो उनकी मौत हो चुकी है। जब वो थाने में जाके पता करते हैं कि भाई रामचंद्र नाम का कोई और भी पुलिस वाला है क्या, तो पता लगता है रामचंद्र नाम का तो यहाँ कोई पुलिस वाला है ही नहीं, और एक पुलिस वाला था, उसका बहुत पहले ट्रांसफ़र हो गया। अब रामचंद्र साहब उसको वो पता करने की जब कोशिश करते हैं कि रामचंद्र एक थे, मगर वो अब से लगभग 3-4 साल पहले थे। अब वकील साहब उसका लेडीज से जो कोर्ट में जमा होता है उस सर्टिफिकेट को निकलवाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट को, और निकलवा के जब उसकी डेट देखते हैं तो जब वो चौंक जाते हैं। उसके अंदर रामचंद्र IO की जो वो होती है मौत की तारीख, वो होती है 15 दिसंबर 2009, मतलब केस दर्ज हुआ 4 नवंबर 2012 को, और उससे 3 साल पहले ही इस केस के IO की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की मौत हो जाती है। तो वकील साहब सोचते हैं कि फिर इस केस की अभी तक जो जांच हुई है और जो चार्जशीट जिसने पेश की है वो कौन है। चार्जशीट पे भी रामचंद्र के साइन होते हैं, और कई जगह रामचंद्र के साइन होते हैं, और जबकि उसी रामचंद्र की 3 साल पहले मौत हो गई। काफ़ी सोच विचार करने के बाद वो ये सोचते हैं कि इस केस में, पूरे केस में ही झोल है, मैं इसका खुलासा करता हूँ। उसके बाद वो अब सबसे पहले रामचंद्र के पीछे लग जाते हैं कि रामचंद्र वाकई में ज़िंदा है या मर चुका है। जब वो अपने सोर्सेज से पता लगाते हैं, पता लगाते लगाते कभी पता लगता है कि वो वहाँ पर है, तो वो वहाँ जब पहुँचते हैं तो पता लगता है कि उसका ट्रांसफ़र हो गया। कभी उन्हें पता लगता है कि ट्रांसफ़र वो वहाँ है और वहाँ उसका ट्रांसफ़र हो गया। इसी तरह करते करते एक लंबा टाइम बीत गया, और इसी दौरान SK झा साहब ने अपनी पिटीशन हाई कोर्ट में लगा रखी थी। फिर उन्हें एक दिन पता लगा कि जो रामचंद्र है, जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो पटना में CID डिपार्टमेंट में है। उसके बाद वकील साहब जल्दी वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद रामचंद्र से मुलाकात होती है। फिर वो रामचंद्र को बताते हैं कि आप याहिया थाने में थे, और
12 के एक केस में जिस महिला ने एक मास्टर के ऊपर आरोप लगाया था रेप का, आप उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो। तो वो कहता है कि मैं उस थाने में था, मगर मैं तो किसी रेप के मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था ही नहीं, और मैं तो 3 साल पहले मेरा तो वो हो गया, ट्रांसफ़र हो गया था वहाँ से। अब वो उसे समझाते हैं कि भाई इस पर साइन भी तुम्हारे, मगर वो जो रामचंद्र होता है दरोगा, वो मानने को तैयार नहीं होता। अब वकील साहब को ये साबित करना है कि भाई ये जो साइन है और ये जो केस की इन्वेस्टिगेट किया है, ये इसी दरोगा ने किया है, मगर वकील साहब के हाथ खाली होते हैं। अब वो करें तो करें, क्या करें। इसी दौरान उसी दरोगा के बारे में वकील साहब को ये पता लगता है कि इससे पहले भी इस दरोगा ने बहुत सारे केस इसी तरह के फर्जीवाड़े किए और कई जगह इन्होंने पैसे लेके काम किया है। अब उसके बाद अब वकील साहब के पास बहुत सारे, एक तो रामचंद्र का डेथ सर्टिफिकेट, हमारे उसके क्लाइंट का केस जो होता है वो 2012 में रजिस्टर्ड होता है और उसकी क्लाइंट रामचंद्र की मौत 2009 में हो जाती है। ये भी सबूत होता है, रामचंद्र मिल गया, उसके साइन है, मगर वो मानने को तैयार नहीं है, ये भी सबूत है। इसी दौरान हाई कोर्ट में सुनवाई का दिन आ जाता है और हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील साहब हाई कोर्ट के सामने रखते हैं कि इस केस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है याहिया थाने का रामचंद्र, उसने एक सर्टिफिकेट दिया है कोर्ट में और ये कहा है कि उसकी वाइफ ने दिया है कि उसकी मौत 2009 में 15 दिसंबर को हो चुकी है, मतलब इस केस से 3 साल पहले। तो फिर इस केस को इन्वेस्टिगेट कौन कर रहा था। और दूसरी बात ये है कि वो जो रामचंद्र है, इससे पहले उसके बाद उसने ट्रांसफ़र कहीं और कराया अपना, फिर उसके बाद उसने कहीं और कराया और उसके बाद अब वो पटना में CID डिपार्टमेंट में है। कोर्ट पूरी बात सुनता है और फिर सबसे बड़ी बात जो सबूत होता है उनके पास, वकील साहब के पास, वो ये होता है, वो ये बताता है कि मेरे क्लाइंट जब इनके पास पैसे मांगने गए थे 4 नवंबर 2012 को, लगभग दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच में, तो उस वक्त इन लोगों ने इनके साथ मारपीट की थी और मेरे क्लाइंट ने पुलिस में कंप्लेंट भी की थी और पुलिस ने कंप्लेंट की कॉपी मेरे क्लाइंट को दी थी। ये वो वकील साहब उस कॉपी को कोर्ट में भी लगाते हैं और जज साहब भी उसे देखते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जब एक मेरा क्लाइंट पुलिस की निगरानी में हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, उसकी MLC भी हुई है, उसकी रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, तो वो आदमी पुलिस कस्टडी में ही 6 बजे से 7 बजे के बीच में एक महिला का घर जाकर रेप कैसे कर सकता है। तो ये बात जब हाई कोर्ट सुनता है तो वो भी इस बात को देख के चौंक जाता है कि उसी दिन एक आदमी ने अपनी कंप्लेंट कराई और उसी दिन ही पलट के उसके बारे में उसके ऊपर रेप का आरोप लगा दिया गया। उसके बाद हाई कोर्ट जब पूरी बात सुनता है तो पूरी बात सुनने के बाद वो अपना फैसला सुनाता है कि वो एक महिला द्वारा अनंतराम के ऊपर जो केस रेप का आरोप लगाया गया है वो पूरी तरीके से झूठ है, निराधार है, इसलिए मास्टर जी को बाइज्जत बरी किया जाता है। अब ये सुनने के बाद एस के झा साहब, वकील साहब खुश हो जाते हैं और उनकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाती है। उसके बाद वो अपने साथियों के साथ मिलके मंदिर में जाते हैं और वहाँ पूरे रीति रिवाज से अपनी जनेऊ को दोबारा अपनाते हैं और उनकी भीषम प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाती है। अब उसके बाद वो सोचते हैं कि मैंने अपने क्लाइंट को बाइज्जत बरी भी करा लिया, मगर अब इस दरोगा का तो फर्जीवाड़ा सबके सामने आना चाहिए। फिर वो एक मुहिम शुरू करते हैं कि ये जो दरोगा है, जिन लोगों का इनने पैसे लिए हैं, जिन लोगों से, वो सामने आएँ और आके इसके खिलाफ़ केस दर्ज कराएं, मैं उनकी मदद करूँगा। और एक पिटीशन वो एक महिला आयोग में भी डालते हैं और वहाँ ये कहते हैं कि मेरे क्लाइंट ने लगभग 7 साल 6 महीने जेल के अंदर बिताएं। 6 महीने पहले, 7 साल अब, लगभग 7 साल 6 महीने बिताएं। इनकी अपनी सोसाइटी में, अपने स्कूल में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने मोहल्ले पड़ोस में, अपने घर में इज्जत खराब हो गई, तो इसका हर्जाना कौन भरेगा। और तो वो मांग करते हैं महिला आयोग से कि मेरे क्लाइंट अनंत राम को, मास्टर जी को, उनके 7.5 साल लगभग ख़राब होने की वजह से एक मोटा हर्जाना दिया जाए, एक हैवी अमाउंट दिया जाए। तो ये एक वकील साहब की भीषम प्रतिज्ञा थी जो उन्होंने खाई और खाने के बाद उसे पूरा भी किया और एक ईमानदार वकील की प्रतिज्ञा थी ये, इसलिए वो पूरी हुई। और वकील साहब के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। आप सब इस बारे में क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और इसमें ये ज़रूर बताना कि इसमें गलती किसकी है, उस महिला की है या पुलिस प्रशासन की है या फिर कोर्ट की है या किसकी है। तो आप मुझे ये बात कमेंट बॉक्स में बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।